दोस्तों ऑनेस्टली मैं ये वीडियोस नहीं बनाने वाली थी क्योंकि YouTube पर हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। सब जगह डीप टेक्निकल एनालिसिस मिलता है, रेशियोज मिलते हैं, डेटा चार्ट्स सब कुछ मिलता है। लेकिन एक नॉर्मल इन्वेस्टर क्या इतनी सभी पैरामीटर्स को समझकर एक फंड चूज कर पाता है? मुझे लगा जवाब है नहीं। आपके साथ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी डिस्कस करती हूँ। मेरे पोर्टफोलियो का 50% से ज़्यादा का स्टेक म्यूचुअल फंड में ही है। इस इन्वेस्टिंग जर्नी में मैंने कई सही डिसीजंस लिए और कई गलतियाँ भी करी, और वो गलतियाँ टेक्निकल थी, सिंपल सी गलती थी, पर उन गलतियों की वजह से मुझे 20 साल में 15 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी गलतियाँ शेयर करूँगी जो शायद आपको छोटी लगेंगी लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स को बहुत इम्पैक्ट कर सकती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सी अंकिता खंडेलवाल और इस चैनल पर मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। दोस्तों सेक्टोरल फंड्स एक ही सेक्टर के अंदर पैसा लगाते हैं, जैसे कि इंफ्रा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, पीएसयू सेक्टर। तो इसमें क्या होता है, एक ही सेक्टर के स्टॉक्स पर पैसा लगता है। जब सेक्टर बूम करता है तो रिटर्न जबरदस्त बनते हैं, लेकिन जब डाउन ट्रेंड आता है तो फंड क्रैश भी हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था। 2007 से 8 के अंदर जो इंफ्रा फंड्स थे वो टॉप रिटर्न दे रहे थे। मैंने अपना 1 लाख रुपया उस टाइम इंफ्रा फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया था और 3 फंड्स के अंदर मैंने ये इन्वेस्ट किया था। 2008 में क्रैश हो गया, सब गिर गया और आज तक वो फंड्स रिकवर नहीं हुए। लॉन्ग टर्म में 9 से 10% तक का ही रिटर्न मिला और अगर मैंने ये पैसा डाइवर्सिफाइड फंड्स में लगाया होता तो ऑलमोस्ट मुझे ईजिली 12.5% के रिटर्न मिल जाते। इसका मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 2 लाख का यहाँ पर नोशनल लॉस हो गया। मेरा पोटेंशियल प्रॉफिट 2 लाख से कम हो गया। इससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि अगर मैं नई इन्वेस्टर हूँ, मुझे मार्केट की इतनी नॉलेज नहीं है, मैं एज अ बिगनर थी उस टाइम, तो मुझे सेक्टोरल फंड से दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी। सिंपल रहना चाहिए, हमें फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको मार्केट के बारे में इतना नहीं पता, आप इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते। तो फिर दूसरी गलती बताती हूँ जो कि मेरी सबसे बड़ी और शायद सबसे महंगी गलती है। 2012 में मैंने IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। उस टाइम ये फंड टॉप परफॉर्मिंग था, सब इसकी रेटिंग को बेस्ट बता रहे थे। लेकिन 2015 में क्या हुआ, जो फंड मैनेजर थे, जो शायद उस टाइम केनेथ एंड्रेडे थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। मुझे लगा फंड तो वही है, कंपनी तो वही है, तो रिटर्न भी वही आने चाहिए, लेकिन फर्क पड़ा, फंड की परफॉर्मेंस गिर गई। 13 साल में सिर्फ 14.5% रिटर्न मिला, जबकि एवरेज फ्लेक्सी कैप फंड ने उस टाइम 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। यानी कि उस टाइम अगर मैंने किसी और फंड में इन्वेस्ट किया होता तो मुझे 7 लाख का ज़्यादा प्रॉफिट मिलता, जो मेरा छूट गया। इससे मुझे एक लेसन सीखने को मिला कि फंड मैनेजर ही फंड की जान होता है, फंड का ब्रेन होता है। अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाए तो उस सिचुएशन को हमें क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो अपनी SIP को उस पर पॉज करके दूसरे फंड को स्विच कर लेना चाहिए, ताकि हम अपने रिटर्न्स को मैक्सिमम कर सकें। मेरी तीसरी गलती, रेगुलर प्लान सुनने में नॉर्मल लगता है लेकिन एक्चुअल में कमीशन बेस्ड फंड्स होते हैं। मान लो आपने 1% कमीशन दिया, वो हर साल आपके रिटर्न में से कटेगा और लॉन्ग टर्म में ये छोटा सा 1% का अमाउंट बहुत बड़ा बन जाएगा। मैंने 2011 से 2013 तक HDFC मिड कैप फंड में 65,000 रुपये लगा दिए थे रेगुलर प्लान में, और अगर कंपेयर करूं डायरेक्ट प्लान से तो यहाँ पर मुझे 1.7 लाख का नुकसान हो गया। अगर मैं डायरेक्ट में चूज़ करती तो मुझे 1.7 लाख रुपए ज़्यादा प्रॉफिट होता। इसलिए हमेशा डायरेक्ट प्लान को चूज़ करना, रेगुलर तभी लेना जब आप फुल टाइम एडवाइज़र की नीड में हो, नहीं तो डायरेक्ट प्लान से भी आपका काम चल सकता है। मेरी चौथी गलती जो ऑलमोस्ट कॉमन है, बहुत सारे इन्वेस्टर ये गलती करते होंगे। देखो कोविड आया था, तब मैंने सोचा कि अब मैं अपना एक्सपोजर लार्ज कैप फंड में बढ़ाती हूँ। एक्सिस ब्लू चिप उस टाइम ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा था और बेस्ट फंड्स में आता था। अब उसका 5 साल का रिटर्न सिर्फ 12.5% है, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न देखा जाए तो 14.6% है। यहाँ पर भी मुझे नुकसान हुआ और मेरा 75,000 प्रॉफिट बढ़ जाता अगर मैंने किसी और फंड में इन्वेस्ट किया होता। इससे मुझे ये सीखने को मिला कि फंड कभी भी पास्ट परफॉर्मेंस देखकर मत लो, आपको उसके लिए रोलिंग रिटर्न्स देखने होंगे। रोलिंग रिटर्न होता है 3 पीरियड का एवरेजिंग रिटर्न, ठीक है। वो आपको किसी भी साइट, एडवाइजर, कोच या फिर किसी और म्यूचुअल फंड की जो अच्छी साइट्स है उन पर देखने को मिलेगा। फंड की कंसिस्टेंसी, फंड मैनेजर और लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड को चेक कर ही अपना पैसा किसी भी फंड में डालो। ऐसा नहीं कि मैंने पास्ट में देख लिया कि पास्ट
3 साल में इस फंड का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है तो मैंने उसमें पैसा डाल दिया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रोलिंग रिटर्न्स जरूर चेक करने चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो म्यूचुअल फंड में मैंने की थी वो थी मार्केटिंग के झांसे में आना। फंड हाउसेस आए दिन नए नए जो फंड्स हैं उनको लॉन्च करते रहते हैं ताकि जो नया इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट हो जाए। मैंने भी SBI ब्लू चिप के NFO में पैसा लगाया, लेकिन 19 साल में वो फंड कभी भी बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पाया। एज अ रिजल्ट मेरा 20% प्रॉफिट कम हो गया। पुराने एस्टेब्लिश्ड और प्रूवन फंड्स में ही हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। दोस्तों, इन 5 गलतियों से मैंने अपना 15 लाख से भी ज़्यादा का पोटेंशियल प्रॉफिट गंवा दिया। मेरे जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो 22% से कम रह गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने इन गलतियों से लेसन सीखा और फ्यूचर में मैं इन्हें कभी भी रिपीट नहीं करने वाली हूँ। इसी वजह से लॉन्ग टर्म में मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी सक्सेसफुल रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप भी इन्वेस्टिंग जर्नी में हो तो मेरी की गई ये गलतियाँ आप लोग रिपीट मत करना, क्योंकि मैंने तो लॉस बियर कर लिया, आप मत करना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपने कौन सी इन्वेस्टिंग मिस्टेक की है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्वेस्टिंग नॉलेज के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे इन्वेस्टेड।